15 अप्रैल 1912 एक ऐसी तारीख जो इतिहास में अमर हो गई। आधी रात में नॉर्थ अटलांटिक महासागर में सफर कर रहे एक जहाज के अंदर कुछ लोग सो रहे थे, तो वही कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना भयानक हादसा होने वाला है। अचानक एक जोरदार झटके के साथ सब कुछ बदल गया। देखते ही देखते ये शांत महासागर लोगों की चीखों से गूंज उठा। देखते ही देखते टाइटैनिक, उस समय का सेफेस्ट जहाज, अटलांटिक महासागर में समा गया। उत्तर अटलांटिक के ठंडे पानी ने केवल एक जहाज को नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों को निगल लिया। टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाला जहाज आखिर कैसे डूब गया और हजारों जिंदगियां समुद्र के हवाले कर दी। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि अनदेखी चेतावनियों और गलतियों की एक गाथा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज हम टाइटैनिक के इस रौद्र रूप को विस्तार से जानेंगे। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा चैनल आकाश गाथा और स्वागत है आपका इस वीडियो में। बीसवीं सदी की शुरुआत में तकनीकी प्रगति अपने चरम पर थी। इन्हीं अद्भुत आविष्कारों में से एक था आरएमएस टाइटैनिक, लग्जरी और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। उस वक्त का ये कमाल की इंजीनियरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। टाइटैनिक का दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था और वाकई में उसे बनाया ही कुछ इस तरह से गया था। दरअसल जहाज का ये पार्ट जो पानी के अंदर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये किसी चट्टान से रगड़ खाकर क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसके अंदर पानी भरने लगेगा और जहाज डूब जाएगा। टाइटैनिक के इसी पार्ट पर काम किया गया। टाइटैनिक में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया ताकि पानी के अंदर जहाज किसी चट्टान से क्षतिग्रस्त हो तब भी अंदर वाला हल जहाज को डूबने से बचा ले। टाइटैनिक का दूसरा फीचर यह था कि इस जहाज को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था ताकि अगर किसी दुर्घटना में टाइटैनिक का हल क्षतिग्रस्त हो तो पानी सिर्फ क्षतिग्रस्त कंपार्टमेंट में ही भर पाएगा। और टाइटैनिक इतना बड़ा था कि अगर इसके 4 कंपार्टमेंट्स भर भी जाए तो भी ये जहाज तैरता रहेगा। और ये एक्सट्रीमली रेयर चांसेस है कि एक बार में 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स क्षतिग्रस्त हो जाए, क्योंकि हर कंपार्टमेंट बहुत बड़ा था, तो भला कोई चट्टान इतने बड़े जहाज को कैसे डुबो सकती थी? लेकिन जहाज के डिजाइन में एक खामी थी जो इस जहाज के डूबने का कारण बनेगी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का एक और जहाज था, ओलंपिक। वो दिखने में बिल्कुल टाइटैनिक जैसा था, लेकिन आकार में छोटा था। ओलंपिक जहाज में खराबी के कारण वो बंदरगाह पर रिपेयर हो रहा था। इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस बंद हो गया था। अपना बिजनेस चालू रखने के लिए कंपनी ने अपने नए जहाज टाइटैनिक को इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि अब तक टाइटैनिक का कोई भी ट्रायल नहीं हुआ था। जल्दबाजी में जहाज के अंदर पर्याप्त लाइफ बोट्स भी नहीं रखे गए और जहाज के मालिक का मानना था ये जहाज सेफेस्ट जहाज है, इसमें लाइफ बोट्स की कोई जरूरत नहीं। इस जहाज में उस वक्त महज 20 लाइफ बोट्स थी, जो कुल यात्रियों के आधे से भी कम को बचाने के लिए पर्याप्त थी। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। जहाज पर 2224 लोग सवार थे। इनमें अमीर उद्योगपति जैसे जॉन जैकब एस्टर फोर, रोजर विलियम्स और ब्रूस इसमें जैसे प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। वहीं थर्ड क्लास के यात्री वे थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। इस जहाज के कप्तान जॉन एडवर्ड स्मिथ थे। शुरुआत से ही दुर्भाग्य इस जहाज के साथ रहा। जब ये साउथहैम्पटन से निकला तो ये एक अन्य जहाज न्यूयॉर्क से टकराने से बाल बाल बचा। इसे कुछ लोगों ने बुरा शगुन माना। जहाज के मालिक की ओर से जहाज को फुल स्पीड से चलाने के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे। इस तरह टाइटैनिक 8 दिनों की यात्रा सिर्फ 6 दिनों में करने वाला था। टाइटैनिक उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। उसकी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
अब आप सोच रहे होंगे कि फुल स्पीड, और वो भी सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दरअसल उस वक्त ये स्पीड भी समुद्री यात्रा के लिए अच्छी स्पीड मानी जाती थी। जहाज के मालिक चाहते थे कि लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ इसकी स्पीड भी देखें। इस समय जहाजों में रास्ते में आने वाले आइसबर्ग्स को डिटेक्ट करने के लिए कुछ खासा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। इसलिए उस समय हर जहाज बाकी जहाजों से वायरलेस रेडियो के जरिए रास्ते में आने वाली रुकावटों की जानकारी बाकी जहाजों को देते थे, ताकि वो पहले से सतर्क हो जाए। टाइटैनिक जब आधे रास्ते पर पहुंचा, तब दोपहर 12 बजे आइसबर्ग्स होने की पहली चेतावनी मिली। इस जहाज ने बताया कि जहाज के रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग हैं। दूसरी चेतावनी दोपहर लगभग 2 बजे बाल्टिक नामक जहाज से मिलती है कि बर्फ के टुकड़े आगे के रास्ते में फैले हैं। ये बात जहाज के कप्तान जहाज के मालिक को बताते हैं, लेकिन जहाज के मालिक का मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग आम है और ऊपर से जिस जहाज में वो है वो कभी नहीं डूब सकता। इसके बाद एक टाइटैनिक को 4 चेतावनी और मिली। 14 अप्रैल की रात 11:40 पर जहाज के क्रोनेस्ट में बैठे पहरेदार फ्रेडरिक फ्लीट ने आगे आइसबर्ग देखा। क्रोनेस्ट जहाज का वो हिस्सा होता है जहां हमेशा 1 से 2 लोग बैठे रहते हैं और जहाज के रास्ते में आने वाली रुकावट के बारे बताते हैं। उन्होंने तत्काल घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन लगाकर ऑफिसर्स को बोलते हैं कि सामने एक विशाल आइसबर्ग है, जल्दी जहाज को लेफ्ट में मोड़ो। इस चेतावनी को सुनकर फर्स्ट ऑफिसर भागते हुए जाते हैं और जल्दी से जहाज के इंजन्स को रिवर्स में चालू कर देते हैं और जल्दी जहाज को लेफ्ट में मोड़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इंजन्स रिवर्स में चालू करने के बाद भी जहाज की रफ्तार पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाज के रास्ते को काफी हद तक मोड़ दिया जाता है। लेकिन जहाज की गति इतनी तेज थी कि टक्कर को रोका नहीं जा सका। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जहाज को आइसबर्ग से कैसा खतरा, भला बर्फ मेटल के जहाज को कैसा नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप फ्रिज में रखी बर्फ को देखोगे तब तो ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन आइसबर्ग्स का वजन बहुत ज्यादा होता है। ये किसी चट्टान से कम नहीं होते। अब आप टाइटैनिक की किस्मत देखो। जहाज के कैप्टन ने जहाज को इस छोटे रास्ते की जगह इस थोड़े दूर के रास्ते को चुना, क्योंकि कभी कभी नॉर्थ से इस ओशन में आइसबर्ग्स आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें यहां आते आते लगभग 2 साल का समय लग जाता है। तब तक तो आइसबर्ग्स अटलांटिक ओशन के पानी में पिघल जाते हैं। जो आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है वही यहां तक आ पाता है, लेकिन यहां पर भी आइसबर्ग आ जाता है। रिवर्स इंजन के बाद भी जहाज स्लो नहीं हो पाता और आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये टकराव इतना जोरदार था कि इसने सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को हिला कर रख दिया। ये टकराव जहाज के दाहिने हिस्से को फाड़ देता है। इस टकराव के तुरंत बाद कैप्टन और आर्किटेक्ट जहाज में हुए नुकसान का जायजा लेने निकल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये जहाज डूब जाएगा। जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन इस समय जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स भर चुके थे, यानी जहाज को डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता। घटना के बाद जहाज के कैप्टन वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए कहते हैं और फिलिप्स भी लगातार एसओएस और सीक्यूडी यानी कम क्विक डेंजर संदेश भेजने लगते हैं, लेकिन कोई भी जहाज उनका सिग्नल नहीं ले रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद कारपेथिया जहाज ये सिग्नल कैच करता है। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स कारपेथिया को उनके जहाज पर आई मुसीबत के बारे में बताते हैं। कारपेथिया जहाज से संदेश आता है कि वो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। कारपेथिया जहाज अब भी टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपनी टॉप स्पीड से भी आता तो भी उसे आने में 3.5 घंटे लगने वाले थे। अब सवाल ये था कि क्या टाइटैनिक अगले 3.5 घंटों तक सर्वाइव कर पाएगा। इधर जहाज के क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स चलाते हैं कि अगर कोई जहाज आस पास हो तो वो हमारी मदद करे। फिर जहाज के कैप्टन स्मिथ ने कहा कि अब लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, लाइफ बोट्स में लोगों को उतारा जाए। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में
आपको बताया था कि जहाज में लाइफ बोट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी और हर लाइफ बोट की कैपेसिटी सिर्फ 65 लोगों की थी। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले बचाया जाएगा, इसलिए पहली लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन इसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठे थे, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये जहाज डूब जाएगा। सबका ये मानना था कि ये जहाज डूब नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे जहाज का टिल्ट बढ़ने लगा, सबको समझ आ गया कि ये जहाज डूब सकता है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग लाइफ बोट्स में बैठने के लिए आपस में लड़कर अपनी अपनी जगह लाइफ बोट्स में बनाने लगे। लाइफ बोट्स में सवार बच्चे और महिलाएं ठंड से कांप रहे थे। कई ने अपने प्रियजनों को जहाज पर छोड़ दिया था। धीरे धीरे जहाज का फ्रंट पार्ट पानी में डूबने लगा, तो वही इसका पीछे वाला पार्ट पानी के बाहर आ गया। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन जहाज पर लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। अगर सारी लाइफ बोट्स फुल भी उतरती तो भी सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था। ये तो फिर भी आधी अधूरी लाइफ बोट्स उतरी थी, इसलिए अब भी जहाज पर 1500 लोग बचे थे। कुछ लोगों ने लाइफ बोट्स में अपनी जगह छीनने की कोशिश की, तो कुछ ने अपने भाग्य को मान लिया। सुबह 2:20 पर जहाज वर्टिकली पानी में खड़ा था। जब तक जहाज पर बिजली थी, तब तक वायरलेस ऑपरेटर अपनी मदद करने आ रही शिप कार्पेथिया से संपर्क में थे, लेकिन फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज में अंधेरा छा गया। जो लोग तैरना जानते थे, उन्होंने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन इस वक्त तो समुद्र भी निर्दयता दिखा रहा था। पानी का तापमान -2 डिग्री था। इतने ठंडे पानी में कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। खुद का इतना वजन जहाज की बॉडी नहीं झेल पाई, इसलिए जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। टाइटैनिक समुद्र में समा गया। जो लोग जहाज पर थे, जैसे जहाज के कैप्टन स्मिथ और कुछ क्रू मेंबर्स, और वे लोग जिन्होंने पानी में छलांग लगाई थी, वे नहीं बच पाए। जो 705 लोग लाइफ बोट्स में थे, सिर्फ वही बचाए जा सके। लगभग 1 घंटे बाद कार्पेथिया जहाज वहां पहुंचता है और लाइफ बोट्स में बैठे लोगों को सक्सेसफुली बचा लेता है। दोस्तों, क्या हो अगर मैं कहूं कि टाइटैनिक पर मौजूद सारे लोगों को बचाया जा सकता था। दरअसल उस जहाज से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एसएस कैलिफोर्नियन जहाज था। ये वही जहाज था जिसने टाइटैनिक को आखिरी मैसेज भेजा था कि इस समुद्र में बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं, तो सावधान रहना। ये जहाज टाइटैनिक के इतना पास था कि टाइटैनिक जहाज के डेक पर खड़े लोग एसएस कैलिफोर्नियन को देख पा रहे थे। एसएस कैलिफोर्नियन जहाज आइसबर्ग्स के खतरे को देखते हुए रात को रुक गया था और उन्होंने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, इसलिए उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला। लेकिन एसएस कैलिफोर्नियन के कुछ ऑफिसर्स ने टाइटैनिक से उड़ते फ्लेयर्स और रॉकेट्स के बारे में अपने कैप्टन को बताया, तो उनके कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने कहा कि टाइटैनिक में अमीर लोग सफर करते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। लेकिन एसएस कैलिफोर्नियन जहाज ने मॉस लैम्प के जरिए टाइटैनिक से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी हड़बड़ी मची थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आपको बता दे कि मॉर्स लैम्प उस वक्त दूर तक संदेश पहुंचाने के काम आता था। अगली सुबह जब एसएस कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो ऑन होता है, तब उन्हें टाइटैनिक के सिग्नल मिलते हैं। तब वो टाइटैनिक के पास जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाशें पानी पर तैर रही थी। लेकिन इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ स्टेनली लॉर्ड को ही नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर जहाज में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स होती तो सब लोगों को बचाया जा सकता था। एक और गलती जो जहाज पर रॉबर्ट ने की। डेक से उनके पास संदेश आया था कि जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो, लेकिन पैनिक होकर उन्होंने गलत समझ लिया और जहाज को राइट साइड में मोड़ दिया, जो कि जहाज को आइसबर्ग के और पास ले जा रहा था। जब तक उन्होंने अपनी गलती सुधारी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी जहाज की स्पीड कम नहीं की गई और साथ में जोसेफ ने भी जहाज की स्पीड कम करने का आदेश देने वाले उस कागज को जेब में छिपा लिया।
इस तरह एक के बाद एक बार बार गलतियों की वजह से टाइटैनिक जहाज यानी कभी ना डूबने वाला जहाज भी डूब गया। आज ये जहाज अटलांटिक महासागर की गोद में अपना वजूद खोता जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में टाइटैनिक का मलबा अपना वजूद खो देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है किसकी गलती थी और इसे कैसे बचाया जा सकता था। आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।